तो इंथैल्पी से स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन जो टॉपिक है आज, पहला टॉपिक है इंथैल्पी। इंथैल्पी के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे वो हम स्टार्टिंग के 6 पॉइंट के अंडर कवर कर लेंगे। नंबर 1, इंथैल्पी इज़ द हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इंथैल्पी इज़ द हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो इंथैल्पी हमेशा आइसोबारिक प्रोसेस के हिसाब से ही कंसिडर करी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर या आइसोबारिक का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका हर जगह पे सेम लग रहा है। ठीक है, चाहे आप माना दिल्ली में बैठे हो या आप गुजरात में बैठे हो, आंध्र प्रदेश में बैठे हो, चेन्नई में बैठे हो, पंजाब में बैठे हो, उत्तराखंड में बैठे हो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको सेम लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हीट कंटेंट होगा किसी भी कंपाउंड का, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसको ब्रेक करने में लग रही है या उसको फ्यूज़ होने में लग रही है, दोनों केस में जो हीट कंटेंट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर में वो सेम होगा। तो अगर आपने H और O के बॉन्ड को डिसोशिएट करा और वो H और O का बॉन्ड कहीं का भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि है तो पानी, तो चाहे पानी वो इंडिया का हो या किसी और कंट्री का पानी हो, उसके अंदर H2O तो होगा ही, और O और H का बॉन्ड अगर टूटेगा तो उसकी जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगी वो हमेशा सेम होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इंथैल्पी को डिनोट करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम लोग इसको दिखाते हैं सिंपल वे में कि एक होता है आपके पास H, एक होता है डेल्टा H और एक होता है डेल्टा H नॉट। ठीक है, ये आपके पास 3 पैटर्न हो गए। H को हम लोग सिंपल वे में क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। डेल्टा H क्या हो गया, चेंज इन इंथैल्पी। ठीक है, और डेल्टा H नॉट क्या हो गया, स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसको डिनोट करने का तरीका। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंथैल्पी को हम लोग रिलेट करते हैं इंटरनल एनर्जी से। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ कि सम ऑफ ऑल एनर्जीज इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। लेकिन वो हमेशा कब वो फाइंड आउट करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो जस्ट टू रिकॉल यू, एक और पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये इंटरनल एनर्जी के लिए है। इंटरनल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं U से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लिखेंगे डेल्टा U, और डेल्टा U नॉट हो जाएगा स्टैंडर्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, द सम ऑफ ऑल एनर्जीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं प्यार से, आइसोकोरिक। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो आइसोकोरिक, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आइसोबारिक। ये अभी इम्पॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। ये नोट हो गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझना है। जैसे इंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता रहता है, व्हाट इज़ द इंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, और लाइक इंटरनल एनर्जी कैसे रिलेटेड होती है इंथैल्पी से, है ना। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली में पूछे जाते हैं। तो हम उन चीज़ों को बहुत सिंपल वे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंथैल्पी, जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा H से हम इसे डिनोट करते हैं, चेंज इन इंथैल्पी। तो ये डेल्टा लग रहा है आगे, तो ये हो जाएगा आपका स्टेट फंक्शन। तो क्या कंसेप्ट हुआ, इंथैल्पी इज़ ए स्टेट फंक्शन। पॉइंट नंबर 6 बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इजी वाला पॉइंट है। यहाँ पे आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन हम कैसे निकालें। जैसे आपके पास कोई ये रिएक्शन है, ठीक है,
इस रिएक्शन में आप जानते हैं कि इतना वाला पार्ट आपका क्या है, रिएक्टेंट का है ना, और इतना वाला पार्ट हो गया आपका प्रोडक्ट का। अब इधर रिएक्टेंट है, इधर आपका प्रोडक्ट है, आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो उसे निकालने का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हम क्या करते हैं, इंथैल्पी डेल्टा एच लिखते हैं रिएक्शन का। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू समेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं उनकी इंथैल्पी का आप टोटल कर लोगे, ठीक है, और प्रोडक्ट की इंथैल्पी को माइनस कर दोगे रिएक्टेंट की इंथैल्पी से। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास सपोज़ करो एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है कि एक रिएक्शन है H2 + I2, इट गिव्स 4HI, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, इधर ही मैंने 2 कर दिया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है इस रिएक्शन के अंदर आपको इंथैल्पी चेंज निकालना है पूरी रिएक्शन का, मतलब डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा हुआ है। गिवन क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि जो इंथैल्पी है H2 की इंथैल्पी, H2 की जो इंथैल्पी है क्वेश्चन में आपको गिवन है, माना 10 है, ठीक है। I2 की आयोडीन की इंथैल्पी चेंज माना 20 है, और HI की जो इंथैल्पी है वो हमारे पास दी हुई है, सपोज़ करो 40 दी हुई है। अब आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो आप जानते हो भाई उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो बड़ा ही सिंपल सा है। फॉर्मूला क्या था, आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ये आपको निकालना है। तो आप लिख दोगे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, ये मेरा प्रोडक्ट है 4HI, है ना। तो 4 मैंने लिखा, इनटू में HI की इंथैल्पी कितनी दी हुई है 40, तो यहाँ लिख दिया मैंने 40, ठीक है, माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या क्या है मेरे पास, H2 है और I2 है। तो H2 की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे 10, लेकिन आगे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, तो क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 × 10 प्लस नेक्स्ट कौन सा है मेरे पास, आयोडीन। आयोडीन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, और यहाँ पे कितना है 20, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ सीधा 40 लिख देता हूँ। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ अपना 160 आ गया, यहाँ पे आ गया आपका ये हो गया 20 + 40, है ना, तो आंसर आ गया आपका 100। ये हो गया आपका 100 अपना फाइनली जो आंसर निकला है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। ज़्यादातर इसकी यूनिट किलो जूल पर मोल में होती है। तो इस तरीके से हम लोग इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात। यस सर। अब इसके ऊपर एक्चुअली डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है कि हाउ विल यू डिफाइन इंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, कैसे होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो वो देख लेते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ तक नोट हो गया। डन सर। गुड। अब आप 7 पॉइंट के अंदर समझेंगे कि भाई इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, क्या तरीका है इसको लिखने का। डेफिनेशन रिस्पेक्ट में हम कहेंगे द इंथैल्पी चेंज, द इंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, द इंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन इज equal to the heat absorbed, is equal to the heat absorbed or evolved during a reaction at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। इंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन को आप निकालोगे तो कितनी हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उस दौरान कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर और प्रेशर, उसको हम लोग इंथैल्पी चेंज कहते हैं। अब इंथैल्पी का इंटरनल एनर्जी के साथ में जो रिलेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं।
नॉर्मली जो इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो होता है H इज़ इक्वल टू यू प्लस प्रेशर और यहाँ पे आ जाता है आपका वॉल्यूम, है ना। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हो गया आपके किसी एक रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज माना H1 है, इंटरनल एनर्जी चेंज माना आपने U1 है। क्योंकि इंथैल्पी में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो P को मैं चेंज नहीं कर रहा और माना उस दौरान वॉल्यूम V1 है। ऐसे ही दूसरा सिस्टम ले लिया, उस दूसरे सिस्टम की इंथैल्पी H2 है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हो गई U2, प्रेशर इंथैल्पी में कांस्टेंट रहता है, कुछ नहीं करेंगे, वॉल्यूम को हमने कर लिया V2। तो इसका अगर मैं डिफरेंस निकाल के देखता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये जो आपका फॉर्मूला बना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार लगा लेना इसमें। ये आपका होता है चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और फिर साथ में क्या है इनटू में डेल्टा V। ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार यूज़ होती है। अब देखो इसके ऊपर 3-4 टाइप के फॉर्मूले हम और क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं, वो आपको चेंज कर करके पूछेगा। तो जनरली ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब सॉलिड और लिक्विड स्टेट होती है सिस्टम की, ठीक है, जब सॉलिड और लिक्विड स्टेट होगी सिस्टम की। तो इसका मतलब कौन सी स्टेट यहाँ पे नहीं लिखी हुई, गैसीय स्टेट नहीं लिखी हुई, और उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा अलग होता है, उसको समझते हैं क्या होता है। तो उसको समझने के लिए आप जानते हो PV इज इक्वल टू nRT, ये क्या होती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं इसको P लिख दूंगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है हमारा यहाँ पे तो ये हो गया मेरा डेल्टा V। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के, ऐसा किसने बोला है, एवोगैड्रो लॉ ने बोला। तो अगर मैं वॉल्यूम चेंज करूँगा तो इट्स ऑब्वियस कि भाई जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया डेल्टा N। किसके नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे, गैस के, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो जो गैस है वो भी बढ़ेगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया छोटा सा नीचे G, R इंटू में T भी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, जैसे कि ऊपर आप डेफिनेशन में देख रहे हो टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। तो P डेल्टा V की जगह में मैं लिख सकता हूँ डेल्टा NG R इंटू T, है ना। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना ऊपर वाली इक्वेशन में, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर, क्योंकि 8th पॉइंट में आ रहा है तो इक्वेशन नंबर 8 मान सकते हैं इसे, इसकी जगह में मैं लिख सकता हूँ डेल्टा NG RT। तो एक बार लिख के देखते हैं फिर देखते हैं क्या फॉर्मूला क्रिएट होता है हमारा। यहाँ तक नोट हो गया जी सबका? डन सर। ठीक है जी। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ रही थी उसको पहले थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। हम लोगों ने पहले बोला था डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, फिर मैंने इसको बना दिया डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। नाउ ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, ये हमारी यूज़ होगी कहाँ के लिए, ये यूज़ होगी आपकी गैसीय स्टेट के लिए। एक बात इसमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारे पास टर्म आई है डेल्टा NG, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के और माइनस करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, क्योंकि डेल्टा NG है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, और अगर चेंज निकालना है तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा कि प्रोडक्ट के अंदर क्या था और रिएक्टेंट के अंदर क्या था। उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। ये कहानी क्या क्लियर हो रही है? अब इसी के बेसिस में मैं जैसे एक आपको रिएक्शन दिखाता हूँ, उस रिएक्शन के अंदर आपको कैसे डेल्टा NG का यूज़ करना है उसका एक अच्छा सा आइडिया लग सकता है। सपोज़ करो आपके पास एक बेसिक सी रिएक्शन है, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है कि कोई गैस है H2, उसको रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग O2 गैस से, प्रोडक्ट में बन रहा है 2H2O2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स इन द सेंस डेल्टा NG निकालना है। तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। सर ओके आगे भी 2 होगा। ओके आगे भी 2 होगा, चलो ठीक है। ओ सॉरी, ओके आगे मैंने वही लिख दिया यार, अरे यार, ओके आगे भी 2 होगा, सही बात है, 4 हो जाएंगे, करेक्ट।
तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 नंबर ऑफ मोल्स है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 2 हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं मेरे पास 4 हो जाएंगे, क्योंकि 2 ये है और 2 ये है। डिफरेंस कितना आ गया, -2 का आ गया। तो जब भी कोई इक्वेशन आएगी और गैसियस स्टेट वाला आपको दिख रहा है कि हाँ फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, तो आप बिना किसी टेंशन के डायरेक्ट इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो एक तो हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो कैसे चेंज हो गया, डेल्टा एन जी आर टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया। अब थोड़ा सा इसमें और हम कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। ये नोट हो गया जी सबका? आंसर। गुड। अब फिर मैं उसी फॉर्मूले में आ रहा हूँ। वो एक्चुअली ये न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाले पॉइंट हैं सारे, जो आप अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें आप आसानी से फिर इसको कर लोगे। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है। अब डेल्टा यू आप जानते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, दैट इज़ क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। अब हमारे पास अगर सपोज़ करो जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कह रहा है कि जो वर्क डन है, इफ़ क्वेश्चन के अंदर कह रहा है वर्क डन चेंज जो है वो ओनली एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। वर्क डन का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो जब भी एक्सपेंशन होता है उसको हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। और जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, -P इंटू में चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। और आप जानते हो कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ऊपर जो फॉर्मूला है मेरा, इसको मानना मैंने, आप मान लो इसको इक्वेशन नंबर कौन सी मानना है, 1 मान लेते हैं चलो। तो मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूँ वर्क डन की वैल्यू, तो ये हो जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क डन की जगह में क्या आ जाएगा, पी, है ना। और पी हमारे पास कैसा है, एक्सटर्नल वाला वर्क डन है, तो पी इंटू में डेल्टा वी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस पी इंटू में चेंज इन वॉल्यूम। ये आपके पास आ गया। अब इस इक्वेशन को डेल्टा यू जो आपने निकाला है, आप चाहोगे तो इस इक्वेशन को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 8 में, ठीक है। तो डेल्टा यू की जगह में, यहाँ पे जो डेल्टा यू है इसकी जगह में आप ये पुट कर दो। तो अगर आप पुट करते हो तो आपको क्या मिलता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस में पी डेल्टा वी। तो ऐसे करने से क्या पता लगा, -P डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी क्या हो गया, कट गया। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, क्यू, है ना। तो इसका मतलब हमने ये कहा कि एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि इंथैल्पी के अंदर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो इंथैल्पी चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, वो उसके बराबर होगा, हीट के बराबर होगा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इस जो हमने निकाला एक डेरिवेशन का, इसका एक कंक्लूजन लिख लेते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच मतलब चेंज इन इंथैल्पी विल बी इक्वल टू क्यू, और क्यू क्या होता है, आपकी हीट होती है, ठीक है। तो ये अपना एक सिंपल और इजी वे है ये अंडरस्टैंड करने का कि न्यूमेरिकल में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। ये कोई डेरिवेशन नहीं है, बस एक कंसेप्ट है जो कि न्यूमेरिकल में हमारा यूज़ होता है। अब इसको देखने के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों, यहाँ तक आगे बढ़े? डन सर। ठीक है जी, गुड। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट में कि भाई मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 8 के बाद 9 हो गई है। पॉइंट नंबर 9 में आपने वो सुना होगा क्लास 10 क्लास में कि इंथैल्पी के कितने टाइप होते हैं। इंथैल्पी के आपके ब्रॉडली अगर देखा जाएंगे तो 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक और दूसरी होती है आपके पास एक्सोथर्मिक, है ना। एंडोथर्मिक क्या होता है, जब हमारा हीट गेन होती है बाय द सिस्टम, हीट गेन बाय द सिस्टम। और एक्सोथर्मिक को हम कहते हैं हीट रिलीज बाय द सिस्टम, हीट
रिलीज्ड बाय द सिस्टम। तो ये हमारे पास एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता लग गई, हीट गेन और हीट रिलीज बाय द सिस्टम। जब हम हीट गेन करते हैं तो आपका इंथैल्पी चेंज हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, जब हम हीट रिलीज़ करेंगे तो इंथैल्पी चेंज आपका हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। ये तो हो गई क्लास अपनी 9th-10th वाली बात। मेरे ख्याल से 9th-10th में ही होता होगा ये, है ना? कौन सी क्लास में बताया तुम्हें? 10th में तो बताया होगा, 9th-10th में? सर 9th में बताया था ये। ओके, ठीक है जी। तो अब इसके आगे का हमें थोड़ा सा इसके ऊपर जो कंसेप्ट है उसे समझना है। ठीक है जी, आगे बढ़े। नोट हो गया यहाँ तक? यस सर। अब इसी पॉइंट के अंदर अगला पॉइंट नहीं है, 9 पॉइंट के अंदर ही आपको थोड़ा सा समझना है कुछ पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छे से। जैसे अगर हम कहते हैं एंडोथर्मिक, तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी मेंस में कि आप ये बताओ कि बॉन्ड डिसोसिएशन प्रोसेस जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन, या आप कह सकते हो कि बॉन्ड का ब्रेकडाउन भी कह सकते हो। जब भी बॉन्ड टूटते हैं तो इज़ ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब कई बच्चों ने वहाँ पे आंसर लगा रखा था एक्सोथर्मिक, क्योंकि उनको लग रहा था बॉन्ड तोड़ेंगे तो हीट रिलीज़ होगी। बट वो ये बार बार भूल जाते हैं कि बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी पहले उसको देनी पड़ेगी ना। अगर आपके पास ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, इसका बॉन्ड तोड़ना है आपने, तो पहले तो आप एनर्जी दोगे। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद ही तो ये क्रैक होगा, उसके बाद ये टूटेगा। फिर टूटने में जो एनर्जी लगेगी वो अलग चीज़ है। लेकिन एंडोथर्मिक क्या हो गया? जब हमने सिस्टम ने हीट गेन करी है, तो पहले हमने इसको एनर्जी दी है, इसने हीट गेन करी है, उसके बाद डिसोसिएशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना कि बॉन्ड डिसोसिएशन वाले प्रोसेस क्या होंगे? आपके एंडोथर्मिक होंगे। और कंबशन व एक्सोथर्मिक का तो बहुत ही आसान होता है। एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होता है वो तो बहुत ही आसान होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये आपका ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है बाय द सिस्टम, है ना? और हीट रिलीज़ होती है बाय द सिस्टम, तो एक जनरल सी रिएक्शन है हमारे पास, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन के अंदर एक कंपलसरी है, हम लोग जब रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें CO2H2 और साथ में हीट जरूर लिखते हैं। तो इसमें हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि जितनी भी आपकी कंबशन रिएक्शंस हैं वो सारी कौन सी हैं? एक्सोथर्मिक है। तो ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, है ना? इस बात को आपको ध्यान रखना है। एंडोथर्मिक के अंदर हीट गेन हुई, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हुई। एग्जाम्पल में एंडो का बॉन्ड डिसोसिएशन, एक्सो का हो गया ऑल कंबशन रिएक्शन। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। यस सर। अब हमारे पास जैसे इन कंसेप्ट के बेसिस में जितना हमने अभी करा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वगैरह करने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आने। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, सपोज़ करो आपसे एक रिएक्शन आपको दे दी है N2 + 3H2, इट गिव्स 2NH3। ठीक है, और ये सारे के सारे कौन सी स्टेट में हैं? दे ऑल आर इन द गैसेस स्टेट। मैंने G लिख दिया है। आपको क्वेश्चन के अंदर ये बताया हुआ है कि भाई इंथैल्पी चेंज जो रिएक्शन की है दैट इज़ -92.38 किलो जूल है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। टेम्परेचर गिवन है इस दौरान 298 केल्विन। आपसे पूछ रहा है कि आप डेल्टा यू बताओ कितना होगा, और ये क्वेश्चन को आपको अभी ट्राई करना है। अब ट्राई करो और फिर मुझे बताओ कि क्या आंसर आपका आ रहा है।
हो रहा है जी क्वेश्चन या बताऊं? सर 1 सेकेंड कर रहा हूँ। ओके। कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है ज़्यादा क्या? फटाफट कर लो यार। सर इसको जूल में रखना है किलो जूल में? किलो जूल में रहने दो। किलो जूल में तो -87.4 आ -87.4। यस सर। तो जिसका भी आंसर आ रहा है, आप दोनों का आंसर करेक्ट है जी, गुड है ना। जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है, ज़्यादा अपने को टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास एक हमें आइडिया लग गया कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ हो सकती हैं, बट अभी हमें ये इसी आइडिया के हिसाब से और चीज़ें भी देखनी है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके, एक तो ये वाले हो गए, कुछ क्वेश्चन आते हैं जब आपको रिएक्शन के अंदर और चीज़ें निकालने के लिए बोल देगा, उसमें से एक इंथैल्पी वाला पार्ट भी होगा, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें और दे दूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार पहले आगे पढ़ाते हैं, इनका सिलेबस बढ़ा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एक पॉइंट तुम्हें और बता देते हैं कि इंथैल्पी को मेज़र कैसे करा जाता है, ठीक है। उसको हम लोग एक्चुअली कैलोरी मीटर से मेज़र करते हैं। कैलोरी मीटर का नाम सुना है या नाम भी नहीं सुना? अरे यार, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने कैलोरी मीटर अभी सुना है? सुना है पहले कैलोरी मीटर क्या होता है? नो सर। ओके, ठीक है जी। एक नोट लिख लो तुम लोग, टू मेज़र इंथैल्पी चेंज, टू मेज़र ए इंथैल्पी चेंज, है ना। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा मीटर जिसको हम लोग कहते हैं कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर, इससे हम लोग ये आसानी से इंथैल्पी चेंज को निकाल लेते हैं। ये आप सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे ही हमारे पास एक और मीटर होता है, बॉम कैलोरी मीटर, जो कि इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए इस्तेमाल होता है। वो भी आप लिख लो, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, कैलोरी मीटर और बॉम कैलोरी मीटर।
बॉम्ब कैलोरीमीटर किसके लिए यूज़ होता है? इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज़ यूज्ड टू फाइंड द इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू के लिए, और कैलोरीमीटर यूज़ होता है डेल्टा एच फाइंड आउट करने के लिए। इसके ऊपर आपके स्कूल में आसानी से एक एमसीक्यू बन सकता है, तो ये कृपया करके अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लो कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है। ठीक है, इस मीटिंग में भी कितना टाइम बचा हुआ है हमारे पास? सर लेस देन अ मिनट। लेस देन अ मिनट। तो और सुनाओ, ज़िंदगी में कुछ ऐसा तो नहीं है